जय हिंद बच्चों, एक बार फिर से मैं जुड़ चुका हूं नए क्लास के साथ। तो बच्चों, कल तक हम लोगों ने समतल दर्पण के बारे में पढ़ रहे थे और आज भी हम लोग समतल दर्पण के बारे में कुछ जो बचा हुआ है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग गोलीय दर्पण के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो बच्चों, शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि आप चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो चलिए क्लास को शुरू करता हूँ। दिया हुआ है, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब पहला वस्तु के 2v वेग से वस्तु के सापेक्ष में, यहाँ पे लिख लेंगे, एक मिनट, वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा। दूसरा, दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। दूसरा, दर्पण के सापेक्ष में भी वेग से चलेगा। देखिए, यदि कोई वस्तु समतल दर्पण के सामने, यहाँ पे दर्पण है, ठीक है, समतल दर्पण जिसमें हम लोग अपना फेस देखते हैं, बाल में कंघी करते हैं, तो समतल दर्पण के सामने भी वेग से चलता है तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा? तो वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से बनेगा। मान लीजिए यहाँ पे देखिए एक दर्पण है, ये दर्पण है और यहाँ पे पीछे से उसका लेप किया हुआ है, ये हो गया परावर्तक सतह और ये हो गया समतल, ठीक है। तो वस्तु के सापेक्ष यहाँ पे कोई वस्तु है, यहाँ पे कोई वस्तु है, ये क्या हो गया? वस्तु। इसको हम लोग वस्तु बोलेंगे, ठीक है। यहाँ पे कोई वस्तु है तो वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा। यहाँ पे प्रतिबिंब जो बनेगा इसका, तो वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा। यहाँ से यहाँ तक 2v और यहाँ से यहाँ तक v, ठीक। यहाँ पे देखिए ना v और यहाँ पे भी बन रहा है v, तो दोनों को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? 2v। तो वस्तु के सापेक्ष में 2v वेग से चलेगा और दर्पण के सापेक्ष में v वेग से चलेगा। अब यहाँ पे जैसे एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है,
चल रहा है तो बताएं। देखिए, जैसे एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है। यहां पे ये क्या है? समतल दर्पण है। और ये वस्तु है और ये इसका प्रतिबिंब है। दस मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। ये क्या हो रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो यहाँ पे भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। एक व्यक्ति 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण की ओर चल रहा है। यहाँ वस्तु जो है, मान लीजिए व्यक्ति, यहाँ पे कर दीजिए, वस्तु को हटा दीजिए। ये व्यक्ति क्या कर रहा है? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। किधर चल रहा है? समतल दर्पण के सामने चल रहा है। तो इसका जो है प्रतिबिंब भी 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलेगा। अगला है एक व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना? एक नहीं, व्यक्ति के सापेक्ष में, व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? तो यहाँ पे होगा, इसका उत्तर होगा 2v। देखिए, कह रहा है कि व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। यहाँ पे हम लोग बताए थे वस्तु के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग 2v, तो व्यक्ति के सापेक्ष में भी 2v ही होगा। देखिए, ये मान लीजिए इसका वेग हो गया, ये व्यक्ति यहाँ पे है, व्यक्ति, और यहाँ पे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो ये v वेग से समतल दर्पण के सामने चल रहा है और ये प्रतिबिंब भी v वेग से चल रहा है। तो इसका क्या हो जाएगा? 2v हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 2v। दोनों को जोड़ेंगे। कह क्या रहा है कि व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग, व्यक्ति के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग, तो दोनों को क्या करेंगे? आपस में जोड़ देंगे। तो क्या हो जाएगा? 2v। इसका आंसर हो जाएगा 2v। तो ऊपर में समझ गए, ऊपर में दिया हुआ था कि व्यक्ति के सापेक्ष में, यहाँ पे दिया था 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चल रहा है। तो 10 मीटर, इसका बनाने के लिए क्या करेंगे? 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से समतल दर्पण के सामने, तो यहाँ पे था 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे भी हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्या होगा? क्या कह रहा था कि व्यक्ति समतल दर्पण के सापेक्ष, समतल, प्रतिबिंब के सापेक्ष नहीं बोला था, समतल दर्पण के सापेक्ष। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 गुने v, वेग कितना था? 10 मीटर, तो 10 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा? 10 दूना 20 मीटर प्रति सेकंड। दोनों को या तो आपस में जोड़ दीजिए या फिर क्या कीजिए, दोनों को गुना कर दीजिए। तो समतल दर्पण के सापेक्ष में कितना हो जाएगा? 20 मीटर प्रति सेकंड। अगला है, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा? इसी का दर्पण के सापेक्ष
सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना होगा। तो दिया हुआ है दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग, दर्पण के सापेक्ष में प्रतिबिंब का वेग कितना है v। तो यहां पे लिखेंगे 10, उत्तर में इसका हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। वेग कितना है 10 मीटर दिया हुआ है, दर्पण के सापेक्ष में पूछ रहा है प्रतिबिंब का वेग। तो वेग दिया हुआ है 10 मीटर प्रति सेकंड, तो यहाँ पे हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। चलिए मिटाते हैं अब इसको, आगे लिखते हैं। समतल दर्पण में किसी वस्तु का समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण देखिए क्या कह रहा है कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब, किसी समतल दर्पण में। देखिए आप लोग घर में गोदरेज तो देखा होगा, गोदरेज में क्या लगा रहता है, समतल दर्पण लगा रहता है। आप देखिएगा, मान लीजिए गोदरेज है, गोदरेज के इस साइड या इस साइड कहीं पे देखिएगा ऐसे इतना लंबा दर्पण लगा रहता है, समझे। तो इसमें आप उसके सामने जो जाइएगा तो आप देखिएगा, यदि आप 5 फीट का है और उसमें 2.5 फीट का लगा होगा ना, 2.5 फीट का, तो आपका पूरा उसमें चेहरा दिखा जाएगा, ऊपर से लेकर के नीचा तक, यानी कि सर से लेकर के पैर तक। और यदि ये आप 5 फीट का और ये 2 फीट का है तो आपका उसमें आधा, मतलब कुछ हद तक आपका चेहरा दिख पाएगा। मान लीजिए ऊपर से लेकर के ये घुटना होता ना, घुटना तक आपको दिख पाएगा, ठीक है। तो कह रहा है किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम, वस्तु की ऊंचाई, देखिए ये समतल दर्पण है, मान लीजिए समतल दर्पण, ये समतल दर्पण कितना है, 5 फीट का है, सॉरी 2.5 फीट का है, 2.5 फीट। प्रतिबिंब दिखाने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होना चाहिए। तो देखिए ये 2.5 फीट का है, तो वस्तु का ऊंचाई कितना होना चाहिए, ये वस्तु हुआ, इसका ऊंचाई कम से कम 5 फीट। यदि 5 फीट का वस्तु है और दर्पण जो है समतल दर्पण 2.5 फीट का है, तो आपका जो है ना उसमें चेहरा पूरा का पूरा आ जाएगा। ये 5 फीट का व्यक्ति उसमें मतलब 5 फीट के व्यक्ति दर्पण के 2.5 फीट में ही पूरा दिख जाएगा, ठीक है। तो कह रहा है यही कि किसी समतल दर्पण में किसी वस्तु का पूरा प्रतिबिंब दिखाई देने के लिए वस्तु की ऊंचाई कम से कम आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए, आधी ऊंचाई दर्पण की होनी चाहिए।
दर्पण का जो है ना इस व्यक्ति से आधी रहना चाहिए, ठीक है, आधा भी रहेगा तो चलेगा। ये 6 फीट का, ये 3 का है तो आपका उसमें दिख जाएगा। ये अगर 7 फीट का है तो इसमें 3.5 फीट दर्पण जो है 3.5 फीट का होना ही चाहिए। यदि ये 8 फीट का व्यक्ति है तो इसमें क्या होगा, वैसे 8 फीट का व्यक्ति तो होता नहीं है। यदि 8 फीट का व्यक्ति है तो इसका जो है ना दर्पण कम से कम 4 फीट होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे है गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, लिखेंगे यहां पर गोलीय दर्पण किसे कहते हैं। प्रश्न है ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखिए गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, तो ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले का भाग होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। देखिए अभी ये क्या है, गोला है, अभी ये गोला है और इसको हम यहां से ऐसे मिटा देंगे और ऐसे एक भाग को हम इधर से छायांकित कर देते हैं और एक भाग को इधर से छायांकित कर देते हैं। तो अब यह क्या हो गया, दर्पण हो गया। अब यह दर्पण हो गया। पहले क्या था, ये एक गोला था, खोखला गोला था और ऐसे हम एक बार ऐसे मिटा दिए तो यह क्या बन गया, दर्पण बन गया। तो खोखले ऐसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह एक खोखले गोले, इसका परावर्तक सतह जो है एक खोखला गोले का भाग होता है तो गोलीय दर्पण कहलाता है। तो खोखला गोला आप समझ गए। अब हम लोग ये दर्पण के बारे में पढ़ते हैं। इसका जो है ना दो होता है, खोखले गोले का यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। अब हम 2 प्रकार के यहाँ पे बना दिए, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। लिख लेंगे यहाँ पे, यह मुख्यतः 2 प्रकार का होता है। यहाँ पे चलिए हम लोग खोखला गोला बना देते हैं, इसको हम लोग खोखला गोला बोलेंगे, खोखला गोला। अवतल दर्पण पहला होगा इसका, अवतल दर्पण, दूसरा उत्तल दर्पण। पहला अवतल दर्पण और दूसरा है उत्तल दर्पण।
हम लोग अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में अब यहाँ से पढ़ाई को शुरू करेंगे। अवतल दर्पण क्या है, उत्तल दर्पण क्या है। तो चलिए अब हम लोग लिखते हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण के बारे में। इसको मिटाने से पहले एक चीज़ आप समझ लीजिए, इसको जो है ना, इसको हम लोग बोलेंगे और इसको बोलेंगे, इसका दोनों का नाम रख देते। इसको बोलेंगे हम लोग अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, और इसको उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अब देखिए ना, हम लोग इसके बारे में समझेंगे कि आखिर इसको उत्तल दर्पण ही क्यों बोलते हैं और इसको अवतल दर्पण क्यों बोलते हैं, हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो देखिए प्रश्न है, अवतल दर्पण किसे कहते हैं? अवतल दर्पण किसे कहते हैं? लिखेंगे वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह देखिए अवतल दर्पण किसे कहते हैं? तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हो अवतल दर्पण कहलाता है। देखिए ना, इसका परावर्तक सतह क्या है? ये परावर्तक सतह जो है धंसा हुआ है। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक सतह धंसा हुआ हो अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण भी कहते हैं। और अवतल दर्पण का परावर्तक सतह जो है, ये परावर्तक सतह है। ये क्या है? परावर्तक सतह है। इसका परावर्तक सतह धंसा हुआ है। तो अवतल दर्पण का परावर्तक सतह धंसा हुआ है, उसको हम लोग अवतल दर्पण कहते हैं। और उत्तल दर्पण को हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे। तो बच्चों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।